नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार का दिसंबर तक 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र संचालित करने का लक्ष्य। स्वास्थ्य बजट सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% से बढ़कर 2.5% करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सेबी ने विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए 15 सदस्यों की समिति गठित की। पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करने को कहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में। गाजा पट्टी में इजरायल के हवाई हमले में फलस्तीनी आतंकी गुट के कमांडर सहित 10 लोग मारे गए। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता और भुवनेश्वर में सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं निखिल कुमार। देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि सुश्री मार्गरेट एल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। संसद में कुल सदस्यों की संख्या 788 है, जिसमें से 543 लोकसभा के जबकि 233 राज्यसभा के सदस्य हैं। 12 सदस्य मनोनीत हैं। मतगणना मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र संचालित करने का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। राज्यसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में अब तक 1,22,000 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में स्तन और मुंह के कैंसर सहित 3 प्रकार के कैंसर तथा 13 गैर संचारी रोगों की जांच की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्वास्थ्य सेवा को सस्ता तथा सुलभ बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डाला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश के स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में स्वास्थ्य बजट 1.9% है। स्वास्थ्य बजट में किए गए आवंटन का विवरण देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि वर्ष 2014 के दौरान कुल स्वास्थ्य बजट 33,000 करोड़ रुपए था, जो अब 2022-23 में बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश में अब तक 2 अरब 5 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27,42,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 अरब 2 करोड़ से अधिक पहली डोज और 93 करोड़ 50 लाख से ज्यादा दूसरी डोज लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। फसल विविधीकरण तथा तिलहन, दलहन और अन्य कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और शहरी प्रशासन का विषय भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। शासी परिषद प्रत्येक विषय पर कार्य योजना और कार्रवाई योजना को अंतिम रूप देगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कल कांग्रेस नेताओं के काले कपड़े में प्रदर्शन को लेकर पार्टी की आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि ये कदम राम मंदिर निर्माण के प्रति उनका विरोध दर्शाता है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध केवल बहाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में न दंगा हुआ था न हिंसा हुई थी। कांग्रेस ने इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक सटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टीकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की नीति न देश के लिए अच्छी है न कांग्रेस के लिए अच्छी है। तुष्टीकरण की नीति के चलते ही आज कांग्रेस जिस स्थिति में है वो स्थिति में दिखाई पड़ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देश में कानून व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया है। पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम इस परामर्श समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विदेशी बैंकों, स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों और भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य होंगे। सलाहकार समिति को निवेश और वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेशकों से संबंधित मुद्दे पर परामर्श देने का दायित्व दिया गया है। ये समिति उपलब्ध निवेश अवसरों की समीक्षा करेगी और बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के बारे में सुझाव भी देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ई कॉमर्स इकाइयों को विनिर्माण उद्यम उत्पादन का देश, एमआरपी, विनिर्माण एक्सपायरी की तिथि, बेस्ट बिफोर यूज या वस्तु कितने समय तक उपयोग करने के लायक है और कंज्यूमर केयर नंबर इत्यादि का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार का दिसंबर तक 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र संचालित करने का लक्ष्य। स्वास्थ्य बजट सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% से बढ़कर 2.5% करने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सेबी ने विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए 15 सदस्यों की समिति गठित की। पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करने को कहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में। गजापट्टी में इजराइल के हवाई हमले में फलस्तीनी आतंकी गुट के कमांडर सहित 10 लोग मारे गए। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता और भुवनेश्वर में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया। कोलकाता की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने एसएससी भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपी 23 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण तथा गैर शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपए नकद, भारी मात्रा में आभूषण और सोने की छड़ें बरामद की हैं। इसके अलावा दोनों आरोपियों की संपत्तियों के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को उनके मंत्री पद से हटा दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में मनाने को कहा है। इस दिवस पर 1947 के विभाजन के दौरान लाखों लोगों की यातनाओं और बलिदान पर कार्यक्रम और संगोष्ठियों का आयोजन करने को कहा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी संख्या में विभाजन त्रासदी दिवस में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष घोषणा की कि 14 अगस्त का दिन लाखों लोगों की पीड़ा और यातना की याद में विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज होने वाली साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET-UG प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से 13 राज्यों के 53 केंद्रों पर स्थगित कर दी गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि स्थगित परीक्षा अब 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। इसके लिए समान प्रवेश पत्र मान्य रहेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थगित होने के बारे में SMS और ईमेल के जरिए सूचित कर दिया गया है। गजापट्टी में कल इजराइल के हवाई हमले में फलस्तीनी आतंकी गुट के कमांडर सहित 10 लोग मारे गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हवाई हमले में कई लोग घायल हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह फलस्तीनी इस्लामी जिहाद गुट के एक सदस्य की गिरफ्तारी पर गुट की धमकी के बाद हवाई हमले किए गए। फलस्तीनी गुट ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। भारत ने अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल रात खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया। मैच का फैसला अतिरिक्त समय में हुआ। गुरकीरत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झांगरा ने 1 गोल किया। भारत ने लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत कल 7वें दौर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। फेडरेट ट्रेनर और कोच डॉक्टर एबेनेजर जोसेफ ने कहा कि भारत के गुकेश ने कल कंप्यूटर की तरह तेज खेला। गुकेश ने ओलंपियाड में अब तक जितने भी राउंड खेले हैं सभी जीते हैं। Gukesh continued his winning streak by scoring the 7th victory in a row, which the rating performance is above 3,500. No other computer could play like that. It is clearly seen he is a world champion in the making. ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी पर तेजी से जीत हासिल की। He played an excellent game and winning the quick match in a World Olympiad. It's not always seen a quick match victory, and Pragnananda proved his mettle by scoring a quick victory and ensuring to play in the rest of the round. आर्मेनिया और अमेरिका का मैच ड्रॉ होने के बाद आगे बढ़ने की बारी थी भारत की। With Armenia drawing with US, Armenia shot into the sole lead with 13 points, while Indian Team A and Indian Team B, along with USA, are trailing behind the leader at 12 points each. शतरंज ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इस आयोजन में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। With the Indian women leading in the women's section and the Indian men Team A and Team B in the second position, there's a high possibility of India bagging 2 to 3 medals in the overall positions. They are also likely to get a few medals in the board prizes. There are 3 medals in each board, and first, second, third in each board, and sure Indian players like Adiban, Gukesh and Vaishali are clearly set to win the board prizes. भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 86 वर्षीय मैनुअल एरॉन ने कल शतरंज ओलंपियाड के आयोजन स्थल का दौरा किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। चेन्नई को शतरंज का मक्का भी कहा जाता है, जिसने विश्वनाथन आनंद और प्रज्ञानंद जैसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन दिए हैं। और अब बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों में कल का दिन भारत के लिए पदकों की सौगात लेकर आया। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुश्ती में 6 पदक जीते। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। अपना गोल्ड डिफेंड किया है बजरंग पूनिया ने। साक्षी मलिक ने ये गोल्ड मेडल जीता है। एक ही
मूव में 4 पॉइंट बटोरे और उसके बाद चित कर दिया, 8वां गोल्ड मेडल दिलवा दिया। भारत का 9वां गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हमारे युवा पहलवान दीपक पुनिया ने सुनिश्चित किया। 3-0 से उस फाइनल बाउट में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम भट्ट को हराया। अंशु मलिक ने रजत पदक देश के नाम किया। दिव्या काकरान और मोहित ग्रेवाल ने कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी में भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। अब कांस्य पदक के लिए भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। लॉन बॉल्स में भारत ने इंग्लैंड को हराकर पुरुषों के 4th फाइनल में प्रवेश किया। टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स, पुरुष डबल्स और मिक्स डबल्स में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 26 पदक लेकर 5वें स्थान पर है। आज राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती, मुक्केबाजी, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, क्रिकेट, लॉन बॉल्स, बैडमिंटन और हॉकी में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। और अब खबरें आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में शाम 4:30 बजे होगी। आकाशवाणी समाचार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आज की बैठक के बारे में बातचीत की। भारत के इतिहास में एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा और हर घर तिरंगे के साथ साथ में विशेष तौर से जो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे देश भर में चलाया है और उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। और पूरे देश भर में एक देशभक्ति का एक जोश और जुनून जो है वो पैदा किया है। सबसे बड़ी बात उसमें जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनने आजादी के संघर्ष को न तो देखा है और न ही मुझे लगता कि आज की परिस्थितियों में ज्यादा जिस प्रकार से जाना है। हम स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आकाशवाणी समाचार आज से एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है, इंडिया एट 75। और आज का विषय है तिरंगा, इतिहास, विकास और महत्व। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा आंदोलन शुरू किया और लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा एंथम सॉन्ग जारी किया है। गाने में फिल्म जगत के दिग्गज कलाकारों से लेकर क्रिकेटर और एथलीट्स को भी शामिल किया गया है। गाने में सोनू निगम और आशा भोसले ने अपनी आवाज दी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लाता है इस संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्मरण कर रहे हैं। उनकी मृत्यु 6 अगस्त 1925 को हुई थी। राष्ट्र गुरु के रूप में लोकप्रिय बनर्जी ने 1876 में ब्रिटिश भारत में अग्रणी राष्ट्रवादी संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म
10 नवंबर 1848 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने 1870 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन ब्रिटिश शासन ने उन्हें अयोग्य ठहरा दिया। इस फैसले के विरोध में मुकदमा जीतने के बाद सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश शासन ने उन्हें गलती का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया और इस बार उनकी अपील को ब्रिटिश अदालतों ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, जो पहला अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था। वे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के तुरंत बाद उसके सदस्य बनाए गए। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का मुखर विरोध किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे। उन्होंने पूरे बंगाल और भारत में विरोध प्रदर्शनों, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया, जिसने आखिरकार अंग्रेजों को बंगाल के विभाजन के फैसले को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। वे स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती थे। बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजिनी नायडू जैसे भारतीय नेताओं के संरक्षक थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 6 अगस्त 1925 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से राष्ट्रवादी नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को नमन। वंदे मातरम अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त 1905 को कोलकाता से शुरू हुआ। इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसके संपादक औरोबिंदो घोष थे। वंदे मातरम का उद्देश्य भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से संघर्ष के लिए तैयार करना था। इसके कर्मचारियों में न केवल बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, बल्कि कुछ अन्य बहुत ही योग्य लेखक श्याम सुंदर चक्रवर्ती, हेमेंद्र प्रसाद घोष और बिजॉय चटर्जी भी शामिल थे। औरोबिंदो ने अखबार में क्रांति के राजनीतिक दर्शन पर लेखों की श्रृंखला प्रकाशित की। वंदे मातरम में अरबिंदो घोष के संपादकीय की प्रशंसा करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, वंदे मातरम देश में ऐसी ताकत थी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी, भले ही वे इससे कितना भी डरें या नफरत करें। औरोबिंदो नई पत्रिका में प्रमुख और केंद्रीय व्यक्ति थे। नेशनल कॉलेज में उन्हें जो अवसर नहीं मिले, वो सब उन्हें वंदे मातरम के पन्नों में मिले, जिससे कुछ युवाओं के शिक्षक बनने के विपरीत उन्हें पूरे देश के युवाओं का शिक्षक बनने का अवसर मिल गया। वंदे मातरम पत्रिका जनमानस को बदलने और क्रांति के लिए तैयार करने के प्रभाव के मामले में लगभग अद्वितीय थी। आज हम बिहार के पटना निवासी क्रांतिकारी राम बाबू उर्फ भगत को भी याद कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कार्यकर्ता थे। वे पटना शहर में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय थे। एक दिन अंग्रेजों के खिलाफ उपयोग करने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे बम के विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। राम बाबू को पटना जनरल अस्पताल भेजा गया, जहां 6 अगस्त 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से राम बाबू को शत शत नमन। हम महाराष्ट्र के सातारा के निवासी शहीद गुनू का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे, लेकिन वे विद्रोह में शामिल हुए और महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर कई बार अंग्रेजों से लड़े। एक कार्रवाई के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर विद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया। गुनू को बेड़ियों में जकड़कर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 6 अगस्त 1859 को अंडमान द्वीप समूह में हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।
आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के इस महान वीर सपूत शहीद गुनू को सादर नमन। इसी के साथ आज की कड़ी संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर में कल आपसे होगी फिर मुलाकात एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार के अभ्यास कार्यक्रम की 19वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। विषय है राजनीति शास्त्र। सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली की राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय राव आयडे आज रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड चैनल पर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष भेंट वार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी से बातचीत में श्री यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहल पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का उल्लेख किया। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना और सामूहिक प्रयास से सतत विकास के लिए सुदृढ़ कार्यशैली को अपनाना है। क्लाइमेट जस्टिस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बना है और हमने इस बात को भी कहा है कि विकसित देशों के द्वारा जो अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन किया गया है और उसके लिए उन्होंने जो $100 बिलियन देने की बात कही थी उसको वो पूरा करें। विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कराएं ताकि दुनिया के सब देश मिलकर पूरी दुनिया पे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन की जो संकट है उसका मुकाबला कर सकें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी निखिल, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पहलवानों की स्वर्णिम सफलता को आज अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बजरंग ने लगाई पदकों की हैट्रिक, साक्षी और दीपक को भी मिला स्वर्ण। राष्ट्रीय सहारा ने पदक जीतने वाले पहलवानों के चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, पहलवानी में परचम 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 कांस्य। जनसत्ता की खबर है, पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर की बड़ी छलांग, 44 साल बाद भारत को पदक दिलाया। देश के अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी अखबारों की नजर है। अमर उजाला के अनुसार आंकड़े जगदीप धनखड़ के पक्ष में, 65% से ज्यादा मतों की उम्मीद। वीर अर्जुन की सुर्खी है, राज्यसभा सोमवार को सभापति नायडू को बधाई देगी। नवभारत टाइम्स ने कांग्रेस के काले कपड़े पहनकर धरना देने और नारेबाजी करने को मुखपृष्ठ पर स्थान दिया है। वहीं जनसत्ता ने गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, ईडी और महंगाई तो सिर्फ बहाने, कांग्रेस का असली दर्द श्रीराम मंदिर का बंदा है। हिंदुस्तान की खबर है, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास उकसाने वाली हरकत पर भारत ने चीन को चेताया, कहा पूर्वी लद्दाख से दूर रहे चीनी जेट। राष्ट्रीय हिंदी दैनिक लोकसत्व ने लिखा है, उत्तर प्रदेश को 108 उड़ान मार्ग आवंटित होंगे। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की। हरिभूमि की सुर्खी है, स्काईलाइट युद्धाभ्यास के जरिए सेना ने परखी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की क्षमता, साइबर और अंतरिक्ष में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का प्रयास। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान आकृष्ट करती है, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 स्कूलों की 750 छात्राओं ने बनाया आजादी सेट उपग्रह। कल सुबह 9:18 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। अमर उजाला की सुर्खी है, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 10 अगस्त को 4 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालेगा दिल्ली विश्वविद्यालय। पंजाब केसरी की खबर है, 6 लोगों ने की अंतरिक्ष की सैर, पृथ्वी से 107 किलोमीटर ऊपर ले गया स्पेसक्राफ्ट, 10 करोड़ रुपए का एक टिकट। बेघरों के भी बनेंगे राशन कार्ड, केंद्र सरकार की सहायता से करीब 1.5 करोड़ लोगों को होगा लाभ। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। नवभारत टाइम्स में है, कोर्ट ने कहा ये सांस्कृतिक गतिविधि है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से, देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकार का दिसंबर तक 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र संचालित करने का लक्ष्य। स्वास्थ्य बजट सकल घरेलू उत्पाद की 1.9% से बढ़कर 2.5% करने का लक्ष्य। सेबी ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 15 सदस्यों की समिति गठित की। पूर्व आर्थिक सलाहकार केबी सुब्रमण्यम समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से 14 अगस्त को विभाजन त्रासदी दिवस के रूप में याद करने को कहा
कहा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में, और बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।